हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th का। हम आज पढ़ेंगे 4th चैप्टर जिसका नाम है वायु। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी हमारे चारों ओर वायु से घनी वायु की चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम जम सकते हैं। यह एक वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी वायुमंडल ही यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यहाँ पर जीवन संभव है। चलिए देखते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र संख्या 4.1 में देख सकते हैं। दिया वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे इन पौधों का प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। इससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। कोष्ठक में दिया गया है कुछ, हम इसको पढ़ लेते हैं। ऊपर दिया गया है। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है।
दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधों एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। यानी बहुत जो भूमंडलीय तापन है हमारे लिए बहुत खतरनाक है और इस टाइम तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कई सारे संस्थाएँ काम कर रही हैं तापमान को कम करने के लिए। यहाँ पे देखिए इसके माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, फिर पाई जाती है ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%, आर्गन है 0.93%, सभी हैं अदर 0.04%। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं, 2 गैसें। अब हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ये 5 मंडल हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होता है। यानी जो क्षोभ मंडल है इसमें मौसम की घटनाएं देखने के लिए मिलती है। वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटनाएं देखी जाती हैं। 4 दे देगा उसमें, तो उसमें हमें टिक करना है क्षोभ मंडल। अब बात करते हैं हम समताप मंडल की। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। यहाँ पे मतलब मौसम की दशाएं नहीं होती हैं, तो यहाँ जहाज उड़ाने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? उसका सही उत्तर हो जाएगा कि ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब बात करते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इसमें उल्कापिंड जो हैं अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जब आते हैं तो जल जाते हैं। बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। जैसे कोई रेडियो तरंग जाता है वायुमंडल में तो वहां से उसको वह वायुमंडल परावर्तित कर देता है डायरेक्ट पृथ्वी पर। बात करते हैं बहिर्मंडल की। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं चित्र वायुमंडल की परतें। यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये हमारा माउंट एवरेस्ट है। ये हमारा क्षोभ मंडल है। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं।
मौसम संबंधी घटनाएँ क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद यहाँ होती है क्षोभ सीमा, जहाँ से क्षोभ सीमा से और समताप सीमा के बीच में समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में ही ओज़ोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य मंडल में। ये इसके ऊपर मध्य मंडल है। फिर इसके बाद मध्य मंडल के बाद मध्य सीमा आ जाती है। उसके बाद वायुमंडल है। वायुमंडल के बाद है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में कुछ हल्की गैसें पाई जाती हैं या बहुत पतली परत वाली होती है बहिर्मंडल। चलिए हम अब आगे देखते हैं मौसम और जलवायु क्या है। अब देखते हैं मौसम और जलवायु क्या है। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और उनके मस्तिष्क उसके स्पीकर, मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे, दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी पल पल, हर पल क्षण में जो बदलता है वह मौसम होता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। यानी कि किसी दीर्घ समय में जब मौसम परिवर्तित हो जाता है अचानक, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब होता है, तो हम जलवायु कहते हैं उसको। जलवायु हो गई, ग्रीष्म जलवायु। अब आप समझ गए हैं कि हर मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। चलिए आगे देखते हैं तापमान क्या होता है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। यानी वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब बात करते हैं आपतन की। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आपतन कहलाती है। आपतन या सूर्यताप। हम आपतन को ही सूर्यताप कहते हैं। सूर्य की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाए कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं, क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल गर्म सॉरी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। चलिए हम बात करते हैं अब वायु दाब की। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के कारण बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में चलता है।
सभी दिशाओं से चलता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यानी पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित आयु के तापमान द्वारा प्रभावित होता है। ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो यह निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है जिसके परिणाम स्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बात करते हैं पवन की। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु का स्थानांतरण होता है उसे हम वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तो तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी यह पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन अन्य उदाहरण सोचिए जब पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। यह आपके लिए है, आप सोच सकते हैं। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है, क्या आप जानते हैं? कोष्ठक में क्या आप जानते हैं? पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ कहते हैं। जो पश्चिम से आती है उसे हम पछुआ कहते हैं। यहाँ पे तीन प्रकार की पवनों के बारे में बताया गया है। अस्थाई पवने, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनों को हम अस्थाई पवने कहते हैं। ये वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। जो अस्थाई पवने होती हैं वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती हैं। दूसरा है मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने, ये अस्थाई नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय पवने। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी समय या विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्थल एवं समुद्र समील, इनका एक अस्थाई समय होता है, विशेष समय होता है, ये उसी टाइम पे चलती हैं। जैसे स्थल एवं समुद्र समीर, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? लू कहते हैं। लू कहते हैं। कई बार हम जब बच्चे, जैसे हम लोग बाहर खेलने जाते थे तो घर वाले कहते थे कि बाहर मत जाइए, लू लग जाएगी। तो यही है, बहुत शुष्क होती है, वो गर्म होती है, जिसे हम लू कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया प्रमुख वायु दाब, इसे हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारी है प्रमुख वायुदाब पेटियां। तो 60 डिग्री साउथ में है अधो ध्रुवी निम्न दाब। उसके बाद है ध्रुवी पूर्वी पवन, यहाँ पे ध्रुवी पूर्वी पवन चलती है। यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब। और यहाँ पे सनातन पछुआ पवनें चलती हैं 35 से लेके 60 के बीच में। 35 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिण में चलती है सनातन पवनें।
उसके बाद यहाँ पे है उपोष्ण उच्च दाब, जिसे हम हार्श अक्षांश कहते हैं या अश्व अक्षांश कहते हैं। ये अश्व अक्षांश होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, और ये हो गई 23.5 डिग्री मकर रेखा। मकर रेखा पे चलती हैं मकर रेखा पे चलती हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये चलती हैं 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण में, यानी भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखी निम्न दाब, जिसे हम डोलड्रम कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोलड्रम किसे कहते हैं, डोलड्रम यानी कब होता बनता है। उसमें दिया रहेगा 23.5 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 0 डिग्री, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ बात करते हैं 23.5 डिग्री उत्तर से 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर यहाँ पे बनती चलती हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। यहाँ तक चलती हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब यहाँ से 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे भी अश्व बनता है, यानी उत्तर दक्षिण दोनों ध्रुवों में अश्व बनता है। इसे हम हार्श अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ से 35 से लेके 60 तक यहाँ पे बनती है सनातन पछुआ पवनें। फिर 60 डिग्री उत्तर में बनती है अधोध्रुवी निम्न दाब, यहाँ पे बनता है। इसके बाद ध्रुवी पूर्वी पवन, यहाँ हाई प्रेशर। ध्रुवों पर हमेशा उच्च दाब ही बनता है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चक्रवात के बारे में बताया गया है। चक्रवात के बारे में बताया गया, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आर्द्रता की। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है या ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। जैसे कोई पूछता है कि कई बार होता है कि कोई पूछता है कि वर्षा कैसे होती है, तो वर्षा ऐसे होती है जब जलवाष्प ऊपर उठता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बना लेता है और इन्हीं जल बूंदों का समूह बादल होता है और वर्षा बादल के द्वारा ही होती है। इसमें क्या होता है कि जल की बूंदों का एक समूह होता है। जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि जब ये हवा में तैर नहीं सकती हैं, तब ये वर्षण के रूप में आ जाती हैं, तब ये नीचे गिर जाती हैं बूंद के रूप में। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। यहाँ पे चित्र संख्या 4.5 में दिखाया गया है, देख लेते हैं इसको।
जब ठंडी जलवायु के कारण वर्षा होती है तो उसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। यहाँ पे हो रही है आर्द्र वायु के कारण वर्षा। पर्वतों के सहारे धीरे-धीरे जब आर्द्र वायु ऊपर उठती है तो यहाँ पर्वतीय वर्षा कहलाती है, पर्वतीय वर्षा होती है। संवहनी वर्षा, यहाँ पे गर्म वायु ऊपर उठती है, फिर उसके बाद ठंडी होती है, तो यहाँ पे संवहनी वर्षा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, जिसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाता है। यानी न ही वर्षा अत्यधिक होनी चाहिए, न ही वर्षा बहुत कम होनी चाहिए। यानी वर्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि एक जीवन जीना आसान हो, हर जगह पे ऐसी अच्छी परिस्थितियां बनी हो। यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है कि वायुमंडल क्या है? तो हम चलिए देखते हैं फिर से वायुमंडल क्या है। ये देखिए एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर, जो हमारी पृथ्वी है वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि हवा की एक चादर है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी दो गैसें पाई जाती हैं? तो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो इसमें हो जाएगा CO2। CO2 मौसम किसे कहते हैं? यानी जो पल पल हर क्षण बदलता रहता है उसे हम मौसम कहते हैं। वर्षा के तीन प्रकार क्या है? तो होता नहीं है कि संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। वायुदाब क्या है? तो चलिए देखते हैं वायुदाब क्या है। यहाँ पे बताया गया है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। उसके बाद आता है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो सबसे महत्वपूर्ण है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। पांचवा है जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। अब यहाँ सही जोड़े का मिलान करना है। चलिए देखते हैं। व्यापारिक पवनें होती हैं, अस्थायी पवनें होती हैं। लू होता है, ये लू स्थानीय पवन है। मानसून मानसूनी पवन। और पवन पवन की क्षैतिज गति को हम पवन कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी मदद मिल रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।